तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स की, है ना। कोलाइड्स के बारे में और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। कोलाइड्स के टाइप पढ़ लिए थे, जो क्लासिफिकेशन था वो पढ़ लिया था। अब बारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स की। तो बेटा कोलाइड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, है ना, और बहुत सारी चीज और हम ले लेंगे बाद में। फ्लक्चुएशन है, कोगुलेशन है, सब प्रॉपर्टीज में ही आता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 बेटा मैं ले रहा हूं कोलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में 3-4 चीजें मेन आती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में बेटा सबसे पहला पॉइंट तो आता है हेट्रोजीनस नेचर। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। हमने कहा था कोलाइडल सॉल्यूशन बेटा हमेशा हेट्रोजीनस होते हैं। हेट्रोजीनस होने का मतलब इसमें 2 फेजेस होते हैं, दैट इज कंटेन्स 2 फेजेस। इसका मतलब इसमें 2 फेज पाई जाती हैं। तो तुमको पहले ही बता चुका हूं कि फेज के बेसिस पर, है ना, कितने टाइप के कोलाइड होते हैं। हमने कहा था गैस का गैस में कोलाइड पॉसिबल नहीं है। गैस का गैस में कोलाइड पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेटा गैस का गैस में कोलाइड बनाओगे तो वो होमोजीनस हो जाएगा। तो हेट्रोजीनस, इसका मतलब सारे कोलाइड जो होते हैं वो हेट्रोजीनस होते हैं, मतलब उसमें 2 फेजेस होती हैं, एक डिस्पर्स फेज, एक डिस्पर्सन मीडियम। आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, एक डिस्पर्स फेज, एक डिस्पर्सन मीडियम। इसके पहले वाले लेक्चर देख लीजिएगा। और क्या, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम 2 फेजेस होती हैं। और आप अगर नेकेड आई से देखें या माइक्रोस्कोप से देखें, नेकेड आई से हमेशा नहीं दिखता है, कभी कभी दिख भी जाता है। तो आप जो माइक्रोस्कोप लें आप उससे अगर आप देखें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, तो आपको 2 तरह की फेजेस दिखाई पड़ेंगी। ये लेकिन आसान पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन कम आता है। लेकिन जानते हो क्या होता है, प्रॉपर्टी सारी आनी चाहिए। वो इसलिए बाई चांस आपको उसने 4 स्टेटमेंट दे दिए और 4 स्टेटमेंट देने के बाद आपसे पूछा कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज को लेके सही है या गलत है। तो भैया चारों प्रॉपर्टीज के बारे में या जो भी चारों आपको पॉइंट दे रखे हैं उनके बारे में डिटेल आइडिया आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज का आइडिया नहीं है तो सवाल गया। इसलिए ये मत सोचो कि ये कोई छोटी मोटी चीज है। फिल्टरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन से कोलाइड पास नहीं हो पाते हैं। कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन, कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन, ये पहले भी बता चुका हूं मैं। पार्चमेंट मेम्ब्रेन बेटा जो होती है ना, एनिमल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, इससे ये पास नहीं हो सकते हैं। लेकिन बेटा जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उससे कोलाइडल सॉल्यूशन पास हो जाते हैं। ये भी पॉइंट बता चुका हूं मैं। कैन पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर, जो हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं, उसके थोड़े पोर्स बड़े होते हैं ना, तो उनसे कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास हो जाते हैं। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से ये पास हो जाते हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन से ये पास नहीं हो पाते हैं। अब मैं एक बात और बताता हूं आपको। कैन नॉट पास थ्रू कोलिडियन, कैन नॉट पास थ्रू कोलिडियन फिल्टर पेपर, ये क्या होता है बताता हूं आपको मैं। एक्चुअली कोलिडियन एक कंपाउंड होता है, सेलुलोज एसीटेट को बोलते हैं। आपने क्या किया, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया, ये बेटा नॉर्मल फिल्टर पेपर, इसके कुछ पोर्स होंगे, थोड़े बड़े होते हैं पोर्स इसके। ये नॉर्मल फिल्टर पेपर है, ठीक है ना। और एक केमिकल होता है कोलिडियन, ठीक है ना। आपने क्या किया, इसमें कोलिडियन में फिल्टर पेपर को डिप करके निकाल लिया। तो जब आप नॉर्मल फिल्टर पेपर को कोलिडियन में डुबो के निकाल लोगे, बाद में सुखा लोगे, तो ये जो इसके पोर्स हैं वो थोड़े छोटे हो जाते हैं। और पोर्स बेटा जब इसके थोड़े छोटे हो जाएंगे तो उससे ये पास नहीं हो पाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है, कोलिडियन से अगर फिल्टर पेपर को आपने डिप करके ड्राई कर लिया, सुखा लिया, तो उससे जो होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल पास नहीं हो पाते हैं।
हालांकि आयनिक इम्प्योरिटीज वगैरह पास हो जाती हैं। आगे बात करेंगे कोलिडियन के बारे में, अभी ज्यादा नहीं बता रहे, खाली जो पॉइंट बताएगा उसको सुन लीजिए। तो ये 2 पॉइंट हो गए बेटा, हेट्रोजीनस नेचर हो गया और फिल्ट्रीबिलिटी हो गया। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज पे बेटा आते हैं, एक दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, उसका नाम है कलर ऑफ द कोलाइड। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से बेटा क्वेश्चन बन सकता है कलर ऑफ द कोलाइड, कि आपके पास जो कोलाइड है उसका बेटा कलर कैसा होगा, किसी भी कोलाइड का कलर कैसा होगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जरा सुनिएगा कैसे क्या होता है। एक्चुअली ये इस बात पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं। डिफरेंट टाइप की जो वेवलेंथ्स होती हैं उनकी लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड, आगे इसी को बाद में टिंडल इफेक्ट नाम देंगे। तो इसका मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, और जब लाइट को स्कैटर करेंगे तो जो लाइट की वेवलेंथ है उस पे कलर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कलर, सुन लिए आप, कलर डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय पार्टिकल। जो कोलाइड के पार्टिकल बेटा लाइट, जिस वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं उस पर डिपेंड करता है। मतलब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होगी तो अलग अलग कलर आएंगे। लेकिन एक बात और भी है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ए पॉइंट, याद रखा और यही सब पॉइंट ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चन आते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल, साइज ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। जो बेटा डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं उनके साइज पे भी डिपेंड करता है। अभी आपको एग्जांपल देता हूं मैं, अगर पार्टिकल का साइज बेटा बहुत छोटा होता है ना तो कलर कुछ और आता है, पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो उसका कलर कुछ और आता है। इस तरह के कलर आते हैं। जैसे मान लिया आपसे हमने कहा कि आपके पास है, मान लीजिए आपके पास एक गोल्ड का कोलाइड है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, ये मतलब आपसे मैंने कहा बेटा ये गोल्ड का कोलाइड है और इसके आपने बहुत ही फाइन पार्टिकल लिए, वेरी फाइन पार्टिकल्स। अब वेरी फाइन पार्टिकल का मतलब ये नहीं कि 1 नैनोमीटर से छोटे ले लोगे। अरे यार, कोलाइडल पार्टिकल का साइज तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो आपने पता चला 1 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर मान लो वेरी फाइन पार्टिकल्स लिया। अगर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स लिया तो उसका बेटा जो कलर आता है वो आता है रेड। वही लाइट है, सेम लाइट है। फिर आपने क्या किया, पार्टिकल को थोड़ा बड़ा किया, ठीक है ना, पार्टिकल साइज आपने इंक्रीज किया, ठीक है ना। हमने यहां लिखा बिगर पार्टिकल्स। थोड़े से आपने पार्टिकल का साइज बेटा बड़ा कर दिया, तो जब पार्टिकल का साइज बड़ा करोगे तो इसका जो कलर होगा वो पर्पल या ब्लू टाइप का हो जाएगा। और अगर आपने पार्टिकल का साइज और बड़ा कर दिया, पार्टिकल का साइज और आपने बड़ा कर दिया, मतलब बिगेस्ट कर दिया। बिगेस्ट का मतलब 1000 नैनोमीटर से ऊपर मत चले जाना, वरना वो कोलाइड नहीं रह जाएगा। अगर आपने बहुत बड़े पार्टिकल कर दिए तो उसी का बेटा जो कलर है वो गोल्डन हो जाता है। अब आप देख लो, इसका मतलब मैं आपको पूरे सबूत के साथ बताता हूं, बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता हूं। तो जाहिर सी बात किताबों में लिखा होगा तभी बता रहे हैं। हम कोई साइंटिस्ट थोड़ी कि एक्सपेरिमेंट करके तुमको देख के बता रहे हैं। जो बुक्स में लिखा है उसको हमने पढ़ा, तुमको पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। जिस वेवलेंथ की लाइट को वो स्कैटर करेंगे उस पर डिपेंड करेगा, पहला पॉइंट है ना। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल, वो मैंने एग्जांपल बता दिया। और एक बड़ा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात पर भी कलर डिपेंड करता है कि लाइट को आप देख कैसे रहे हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वे लाइट इज ऑब्जर्व। किस तरीके से तुम लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हो ये बताता हूं कैसे। मतलब मान लिया बेटा आपसे मैंने कहा ये मिल्क और वाटर का कोलाइड
हालांकि मिल्क भी अपने आप में कोलाइड ही होता है। मान लिया आपसे मैंने कहा आपके पास बेटा मिल्क और वाटर का कोलाइड है, तो अगर मिल्क और वाटर का कोलाइड होगा, मिल्क और वाटर का कोलाइड अगर होगा, ठीक है ना, फोन साइलेंट पे कर ले, बज रहा था। मिल्क और वाटर का अगर बेटा कोलाइड होगा और इसमें आपने लाइट डाली, इसमें आपने लाइट डाली बेटा, ये लाइट, और फिर लाइट को रिफ्लेक्ट होते हुए देखा आपने, ये बेटा रिफ्लेक्टेड लाइट है, और पता चला एक बार ये लाइट इससे पास हो गई, ये लाइट बाहर निकल आई, ये ट्रांसमिटेड लाइट है। दोनों का कलर अलग अलग होगा। डिपेंड करता है कि आप रिफ्लेक्टेड लाइट देख रहे हो कि आप ट्रांसमिटेड लाइट देख रहे हो। अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट देखोगे तो ये दिखता है बेटा ब्लू, और ट्रांसमिटेड लाइट दिखते अगर आप देखते हो तो ये दिखता है रेड। अब आप सोचिए कितना अच्छा सवाल वो बना सकता है। इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर है, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर है वो मेनली बेटा तीन बातों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट का कलर अलग अलग आएगा, बट नेचुरल है। ये भी डिपेंड करता है कि कोलाइडल पार्टिकल या डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का बेटा साइज क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। उसको मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपने गोल्ड का कोलाइड लिया, बहुत छोटे पार्टिकल लिया तो रेड दिखता है, बिगर पार्टिकल लिया तो पर्पल दिखता है। इसका मतलब अलग अलग साइज के पार्टिकल को स्कैटरिंग करने की टेंडेंसी भी अलग अलग होती होगी, और क्या है। और फिर हमने ये भी बताया इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वे लाइट इज ऑब्जर्व। कैसे तुम लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हो इस पे बेटा डिपेंड करता है। जैसे मिल्क के थ्रू लाइट पास करे और रिफ्लेक्टेड लाइट देखोगे तो बेटा ब्लू दिखती है, और ट्रांसमिटेड लाइट देखोगे तो रेड दिखती है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में तीसरा पॉइंट था, जिसका बेटा नाम रखा मैंने कलर ऑफ द कोलाइड। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन अभी जल्दी ही आपको एग्जाम में मिलने वाला है ना। तो कोई जल्दी इसलिए बोलता हूं, तुम किसी भी समय देख रहे होगे, एग्जाम को हमेशा जल्दी ही माना करो। अगर एग्जाम को बहुत ये मानो कि बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो पढ़ोगे कब। मान लीजिए एग्जाम एक साल बाद भी हो, तब भी उसे आप जल्दी ही मान के चलो कि आने वाला है, और टाइम बीतते देर लगती नहीं है, और तेज टाइम बीतता है। तो बेटा एक प्रॉपर्टी और लेता हूं चौथी में, हालांकि ये प्रॉपर्टी हम आगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में भी लेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड, ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ी बात करते हैं। तो बेटा जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्सन मीडियम होता है और डिस्पर्स फेज होता है। तो जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होते हैं वो कभी नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। सेटल डाउन होने का मतलब, मान लिया आपने ये कोलाइड लिया, ये सब पार्टिकल्स है इसके, और पता चला ये पार्टिकल धीमे धीमे नीचे सेटल डाउन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। सेटल ना होने को ही स्टेबिलिटी बोली जाती है। अगर हमने बोला कि कोई कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल है, तो इसका मतलब उस कोलाइडल सॉल्यूशन के जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं वो अपने आप सेटल डाउन नहीं होंगे। जैसे मान लो मिल्क है, अच्छा, हालांकि मिल्क की भी एक लिमिट होती है, कुछ समय बाद खराब हो जाता है, सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब जैसे मान लिया आपने मिल्क लिया, तो मिल्क 2, 4, 6, 8, 10 घंटे क्या होता है, क्या दूध लेते ही फट जाता है क्या, या प्रेसिपिटेट कर जाता है ना। उसके अंदर जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल होते हैं, वो डिस्पर्सन मीडियम में हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। डिस्पर्सन मीडियम में हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। तो इसका मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं स्टेबल होते हैं, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसका मतलब मेन हमारा मकसद बताने क्या है कि कोलाइडल पार्टिकल्स अगर बहुत बड़े साइज के पार्टिकल तो हो सकता है कभी कभार एक्सेप्शनल केस में कुछ हो जाए, लेकिन 99.99% केस में कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं अपने आप कोगुलेट नहीं होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल्स डाउन, डू नॉट सेटल्स डाउन, कभी बेटा सेटल डाउन नहीं होते हैं। यही इसकी स्टेबिलिटी है। क्यों नहीं सेटल डाउन होते हैं वो सब आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में। तो बेटा 4 प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी।
ये चार ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, किसकी? कोलॉइड्स की। अब बेटा हम बात करते हैं, चलो लेते हैं दूसरी मैकेनिकल प्रॉपर्टी लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, उसका नाम बेटा रख देते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी, है ना? मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे बेटा हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। पांचवी प्रॉपर्टी मान सकते हैं, चार तो उसी में हो गई थी ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बेटा प्रॉपर्टी आती है, उसे बेटा बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। एक बॉटनिस्ट था, उस बॉटनिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन एक प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो प्लांट का नाम था ट्रिडिस्केंसिया। हालांकि आपके मतलब की बात नहीं है, केमिस्ट्री में है, मतलब तो बॉटनी की चीज हो गई ना, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे मालूम इसलिए बता दे रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं इसके जाड़े में, खास करके ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, देखा होगा लोग अपने घरों में लगाते हैं, गमलों में। तो उसके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं और उनके पॉलिन ग्रेन्स तो और छोटे होते हैं। तो उसके बाद जो डिश थी, जो प्लेट थी, उसमें पानी रखा हुआ था और उसी में फ्लावर से कुछ पॉलिन ग्रेन्स उसमें गिर गए और पॉलिन ग्रेन गिरने के बाद ऐसे जिग जैग मूवमेंट करने लगे। उसी के साइंटिस्ट के नाम पे लोगों ने नाम रख दिया ब्राउनियन मूवमेंट। तो रॉबर्ट ब्राउन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने पॉलिन ग्रेन्स के जिग जैग मूवमेंट को नाम रखा था ब्राउनियन मूवमेंट। अब जहां कहीं भी जिग जैग मूवमेंट होता है उसे ब्राउनियन मूवमेंट ही कहते हैं। तुम किसी शादी बारात में जाके उल्टा पुल्टा नाचना स्टार्ट कर दो तो वो भी एक तरह का ब्राउनियन मूवमेंट ही है, लेकिन लगातार होता रहे जब तक नशा रहेगा तभी तुम नाचोगे। हिंदुस्तान में देखा होगा पार्टी वार्टी में लोग क्या करते हैं, दारू पी लेते हैं, फिर बहुत डांस करते हैं, जिग जैग डांस करते हैं। तो वो ब्राउनियन मूवमेंट है एक तरह का, और क्या, मतलब मजाक में ऐसे समझ सकते हो। तो ब्राउनियन मूवमेंट में क्या होता है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ये मान लिया हमने क्या कोलाइड लिया, तो ये जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो अजीब सा जिग जैग मूवमेंट हमेशा करते रहते हैं। तो जिग जैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ये तो सबको पता होता है, शायद आपको भी पता हो, नहीं पता तो अब तो पता हो गया। जिग जैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। कोलाइडल पार्टिकल का बेटा जो जिग जैग मूवमेंट होता है उसे हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। अब आपसे पूछेगा ब्राउनियन मूवमेंट का रीजन क्या है, यही तो बेटा खास बात है, कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। आपसे पूछेगा ब्राउनियन मूवमेंट का कारण क्या है, तो पहला कारण सुनो क्या है। पहला कारण बेटा ये होता है कि जो डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सब, ये मान ले रहा हूं मैं डिस्पर्सन मीडियम का मॉलिक्यूल है, तो डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल में क्या हो रहा होगा, काइनेटिक मोशन हो रहा होगा। तो उस काइनेटिक मोशन की वजह से जो डिस्पर्सन के मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनसे स्ट्राइक करते हैं। ये स्ट्राइक कर रहा है, इधर स्ट्राइक कर रहा है, ये स्ट्राइक कर रहा है। तो जो डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काइनेटिक मोशन की वजह से वो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स से टकराते हैं और उसमें इतनी फोर्स होता है कि वो पार्टिकल्स को मूवमेंट करा सकते हैं। तो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल तो हर समय मूवमेंट करेंगे, हर समय काइनेटिक मोशन में होंगे, तो हर समय वो क्या करेंगे, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल से टकराते रहेंगे। तो जब हर समय डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को टक्कर लगती रहेगी तो अपने आप ही वो मूवमेंट इधर उधर जिग जैग मूवमेंट करते रहेंगे। बीच बीच में वो पार्टिकल आके बर्तन की दीवार से भी टकरा के इधर उधर घूमना फिरना स्टार्ट कर देगा, बर्तन की दीवार से भी टकराएगा, भाई बाहर तो जा नहीं सकता, टकराया फिर कुछ मोशन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब मेन रीजन क्या हुआ, इट इज ड्यू टू, कारण में जरूर जाया करो, ब्राउनियन मूवमेंट तो बच्चे, हाई स्कूल के बच्चा भी जानता है। इट इज ड्यू टू, ठीक है ना, कोलिजन, या ऐसे लिख लो, इट इज ड्यू टू काइनेटिक मोशन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम मॉलिक्यूल्स। अब मैं लिख रहा हूं आगे, थोड़ा सिंपल भाषा में लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम स्ट्राइक्स विद डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। डीपी मतलब डिस्पर्स फेज, जब समझ गया होगा, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करते हैं
और जब स्ट्राइक करेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में उनका मूवमेंट अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। एक रीजन तो बेटा ये है। आप ये भी बोल सकते हो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल वेसल, मतलब जो बर्तन है उसकी दीवार से भी टकराते रहते हैं, उसकी वजह से भी डायरेक्शन चेंज होता रहता है। दूसरा पॉइंट समझो बेटा क्या है, और यही पॉइंट मेन है, जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं सब पे सेम चार्ज होता है। सुन लो बेटा, जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं सब पे सेम चार्ज होता है, और सेम चार्ज अगर है तो पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो अपने आप ही जिग-जैग मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है इट इज ड्यू टू सिमिलर चार्जेस ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। जब बेटा कोलाइडल पार्टिकल पे सेम चार्ज होगा, जब कोलाइडल पार्टिकल्स पर सेम चार्ज होगा तो भाई सेम चार्ज की वजह से उनमें रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से उनमें ऐसे भी एक दूसरे के पास तो आएंगे नहीं, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे तो उनमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से जिग-जैग मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो ये दो पॉइंट हैं जिनकी वजह से ब्राउनियन मूवमेंट होता है। सारे कोलाइडल पार्टिकल पे सेम चार्ज होता है, वो आगे बात करेंगे जब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लेंगे तो उस पर चार्ज के बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल पूरा एक टॉपिक लेंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी आता है, लास्ट ईयर न्यूमेरिकल उस पर आ भी चुका है, ठीक है ना। तो ये बेटा अब लेकिन आपसे भी पूछेगा कि ब्राउनियन मूवमेंट का फायदा क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट के एप्लीकेशन क्या है, बेनिफिट क्या है, मेरिट्स क्या है। तो देखो ब्राउनियन मूवमेंट का पहला फायदा क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन बोल लेते हैं या इफेक्ट बोल लेते हैं, मेरिट्स बोल लेते हैं, चलो अच्छा अच्छी भाषा में, मेरिट्स ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट के फायदे क्या है बेटा, पहला फायदा क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट से कोलाइड को स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट से क्या होगा, कोलाइड के पार्टिकल हमेशा जिग-जैग मूवमेंट करते रहेंगे तो सेटल डाउन नहीं होंगे, है ना। तो कोलाइड की स्टेबिलिटी ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से भी होती है, हालांकि चार्ज सेम है उसलिए ब्राउनियन मूवमेंट हो रहा है, उसलिए वो स्टेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोलाइड्स आर स्टेबल ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, ये एक रीजन है स्टेबिलिटी का, क्योंकि जब आपस में मूवमेंट करते रहेंगे तो वो सेटल डाउन थोड़ी होंगे नीचे, सेटल डाउन अगर हो गया तो इसका मतलब अनस्टेबल हो गया वो। और दूसरा बेटा पॉइंट ये है कि कोलाइड इनके ब्राउनियन मूवमेंट, हालांकि तो उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे हम, आपने एवोगैड्रो नंबर नाम सुना है 6.02 × 10⁻23। तो आप एवोगैड्रो नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये कैसे करते हैं ये हम नहीं बता रहे हैं, ज्यादा मतलब वाली बात नहीं है। एवोगैड्रो नंबर कैन बी डिटरमाइंड, आप एवोगैड्रो नंबर भी बेटा डिटरमाइन कर सकते हो, किसका इस्तेमाल करके, ब्राउनियन मूवमेंट का इस्तेमाल करके। और स्टेबिलिटी होती है, इनके क्या है फायदे हैं, एप्लीकेशन बोल लो, फायदे बोल लो, बेनिफिट बोल लो, मेरिट्स बोल लो, जो चाहो बोल सकते हो। तो इतना तो बेटा आपसे ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में पूछ सकता था, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो मुझे, हालांकि उसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर वाला भी आता रहता है, तो उस पर मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है ना, कोई शर्म वाली बात नहीं है ना। कोई भी डाउट हो तो उसमें आप भेज सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9450364426, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपका सवाल सॉल्व होना चाहिए, आपका डाउट दूर होना चाहिए, ये हमारा मकसद है। तीसरी बेटा प्रॉपर्टी में ले रहा हूं, उसका नाम है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो टिंडल इफेक्ट तो यार साइंटिस्ट का नाम पर है, टिंडल ने ऑब्जर्व किया था इसे, मेरे ख्याल से 1909 वगैरह में। तो इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, टिंडल इफेक्ट पढ़ते हैं। इसमें हम लोग टिंडल इफेक्ट पढ़ते हैं, बहुत आसान चीज होती है वैसे, और टिंडल इफेक्ट को आपने बहुत जगह ऑब्जर्व भी किया होगा। कोलाइड में तो नहीं तुमने ऑब्जर्व किया होगा, कभी पिक्चर हॉल गए होगे, सिनेमा हॉल गए होगे, बैठे होगे,
वो जो स्क्रीन होती है, पर्दा जो होता है जिस पर फिल्म चल रही होती है, तो पीछे से देखा होगा, पीछे से एक फोकस उस पर आता है, प्रोजेक्टर का फोकस उस पर जब आता है, तो अगर कभी आप हीरो हीरोइन से ध्यान हटा करके ऊपर देखो तो जो फोकस आ रहा है उस फोकस में बहुत सारे धूल मिट्टी के पार्टिकल जो है आपको घूमते हुए नाचते हुए दिखाई पड़ते हैं। वही टिंडल इफेक्ट है। जाड़े में आप कमरे में मान लिया लेटे हुए हो और कहीं से थोड़ी सी धूप आ रही है, गर्मियों में इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि तुम गर्मियों में धूप कहाँ पसंद करोगे, जाड़े में लेटे हुए किसी झरोके से धूप आ रही है आपके कमरे में, थोड़ा अंधेरा है कमरे में, तो अगर उस धूप को आप देखोगे, जो फोकस आ रहा है लाइट का, तो उसमें डस्ट के पार्टिकल जो होते हैं मूवमेंट करते हुए दिखते हैं। वही क्या है, ब्राउनी है, वही क्या है, टिंडल इफेक्ट है। तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जब हम किसी कोलाइडल सोल्यूशन से लाइट पास करते हैं, जब हम कोलाइडल सोल्यूशन से लाइट पास करते हैं, तो जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, और लाइट को स्कैटर करने की टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो आप एक लाइन में बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड, बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड। बस बेटा इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। आसमान नीला दिखता है, स्काई इज ब्लू ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, क्योंकि जो भी पार्टिकल हैं आसमान में, जो भी स्काई में एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, वो लाइट को स्कैटर करते हैं। अब स्कैटर करने के बाद जो वेवलेंथ वगैरह होती होगी वो इस रेंज में आती है कि आपको ब्लू दिखता है। तो आसमान नीला दिखता है, उसका कारण भी टिंडल इफेक्ट ही होता है। या देखा होगा आपने, कोन वगैरह बनता है, जो जेट इंजन होते हैं जाते हैं तो कोन बनता है, नाम सुना होगा सब आपने। तो वो सब क्या है, टिंडल इफेक्ट है ना। इंद्रधनुष बनता है, क्या है, टिंडल इफेक्ट है। इस उसमें एटमॉस्फेयर के पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं, लेकिन हमारा मतलब कोलाइड से है ना। अब मान लिया आपने एक बीकर में ये कोलाइडल सोल्यूशन लिया, इस बीकर में आपने कोलाइडल सोल्यूशन लिया और आपने लाइट बेटा पास किया। तो जब हम लाइट पास करते हैं तो इसके पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं, और स्कैटर करने के बाद एक यहां पर इसमें ब्राइट कोन बन जाता है। इस ब्राइट कोन को बोलते हैं टिंडल कोन। इसका मतलब ये जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर किए, और स्कैटर करने के बाद एक कोन टाइप का बन गया, उसी का नाम रख दिया। यहाँ पे चमकीला क्षेत्र बनेगा, पूरा रीजन बनेगा ब्राइट कलर का, और अंदर इसके पार्टिकल आपको मूवमेंट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो उसी को बोलते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। लेकिन यार टिंडल इफेक्ट की एक शर्त है, ज्यादा नहीं पढ़ना मुझे, ज्यादा तो फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे, अगर पढ़ाते होंगे, मुझे पता नहीं कोर्स में है कि नहीं है। लेकिन टिंडल इफेक्ट की बेटा एक शर्त है, एक नहीं बल्कि दो शर्त है। कंडीशंस फॉर या लिमिटेशंस फॉर टिंडल इफेक्ट। लिमिटेशन मतलब शर्तें, लिमिटेशंस फॉर टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के लिए बेटा कुछ शर्त है। क्या शर्त है, जरा सुन लो। पहली बेटा शर्त है कि जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स हैं उनका डायामीटर, जो लाइट की वेवलेंथ है उसके कंपैरिजन में बहुत कम नहीं होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि जिस वेवलेंथ की आपने लाइट दे रखी है उसके कंपैरिजन में जो पार्टिकल्स का डायमीटर है वो बहुत छोटा है। बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, उसी के रेंज में होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो इसका मतलब वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेंगे। फिर इसका मतलब पहला पॉइंट क्या हुआ, द डायमीटर ऑफ, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन आ सकता है, डायमीटर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज should not be too low, मतलब बहुत कम नहीं होना चाहिए, then wavelength of light, जो लाइट आप बेटा भेज रहे हो उसकी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। अब पता है लाइट आपने भेजी है 4500, आपको मालूम है आपने लाइट मान लिया भेजी है 4500 एंगस्ट्रॉम की, क्योंकि 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम तक होता है ना कोलाइडल पार्टिकल। अब आपने 4500 एंगस्ट्रॉम की लाइट भेजी और पार्टिकल पता चला आपने जो है 50 एंगस्ट्रॉम का ले रखा है,
तो इसकी वेवलेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, टिंडल इफेक्ट हो सकता ना भी आए। इसका मतलब सारे कोलाइडल सॉल्यूशन जरूरी नहीं कि टिंडल इफेक्ट दिखाएं। अगर वेवलेंथ की जो लाइट की वेवलेंथ है और पार्टिकल्स का बेटा जो डायमीटर है अगर उस रेंज में होगा तो वो कोलाइडल पार्टिकल वो उसको डिस्पर्स क्या करेगा, स्कैटर करेगा, फैलाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो आपसे मैंने ऐसे कहा, ठीक है ना, कि आपने लाइट लिया जिसकी वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, है ना। अब उसने सवाल पूछा टिंडल इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व, टिंडल इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व व्हेन particle size, when particle size, कोलाइड के पार्टिकल का साइज मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज इज, पहला बेटा तुमको ऑप्शन दे दिया उसने यहां पर 100 एंगस्ट्रॉम, दूसरा बेटा ऑप्शन आपको दे दिया यहां पर 6000, चलो दूसरा ऑप्शन दे देते हैं यहां पर 5800 एंगस्ट्रॉम, तीसरा बेटा ऑप्शन आपको दे देते हैं 9800 एंगस्ट्रॉम और फोर्थ ऑप्शन दे देते हैं ऑल ऑफ द अबव, चौथा यहां लिख देते हैं, चौथा ऑप्शन हमने बोल दिया ऑल ऑफ द अबव। तो कुछ बच्चे तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, दिमाग नहीं लगाओगे तो भैया कैसे सिलेक्ट होगे, है ना। बहुत सारे लाखों बच्चे बैठते हैं उसमें से हजारों बच्चे सिलेक्ट होते हैं, है ना। अब सोच लो 100 बच्चे पे 2-3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, रेशियो अगर ओवरऑल निकालेंगे तो सारे मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज मिला लोगे तब अलग अलग एग्जाम में, तो आपसे कुछ बच्चे दिमाग में सोचेंगे यार ये भी कोलाइडल पार्टिकल है, ये भी कोलाइडल पार्टिकल है, ये भी कोलाइडल पार्टिकल है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का साइज तो 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है ना। तो लोग सोचेंगे यार इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं, गलत, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, इसका आंसर होगा सेकंड, क्योंकि ये पार्टिकल का साइज जो है बहुत छोटा है, ये पार्टिकल का साइज इसकी वेवलेंथ के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा आप। और दूसरा बेटा पॉइंट एक और भी है, ये जो डिस्पर्सन मीडियम है और जो इसका डिस्पर्स फेज है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काफी ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। देयर तो तुम्हें पता ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देयर शुड बी लार्ज difference between refractive indices of disperse phase and dispersion medium। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें बेटा डिफरेंस भी अच्छा खासा होना चाहिए। अब पता चला दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ऑब्जर्व नहीं होगा, अगर स्कैटरिंग हो भी जाएगी तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए दो कंडीशन ध्यान रखना, यही दोनों मेन पॉइंट थे। अब आपसे पूछेगा टिंडल इफेक्ट, जो ये तो आपने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ लिया, 6 प्रॉपर्टी पढ़ लिया, 4 पहले पढ़ी थी, ब्राउनियन मूवमेंट हमने 5th लिया था, ये 6 प्रॉपर्टी थी टिंडल इफेक्ट, और भी आगे लेंगे। अब सुनिए इसका फायदा क्या है टिंडल इफेक्ट का, ठीक है ना। टिंडल इफेक्ट के बेस के ऊपर इसका मेरिट क्या है, मतलब फायदा क्या हुआ बेटा, इसका यूज क्या हुआ। इसका यूज ये हुआ कि एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जिगमॉन्डी। क्या नाम था, जिगमॉन्डी। उसने क्या किया था, डिस्कवर्ड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। उसने क्या किया बेटा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कर दिया। डिस्कवर्ड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बेस्ड ऑन टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बेस पर उसने बेटा क्या किया, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किया था। टिंडल इफेक्ट के बाद इसके दिमाग में आइडिया है कि इस तरह का कोई माइक्रोस्कोप बना सकते हैं। हालांकि इस माइक्रोस्कोप में कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं, ध्यान रखना। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो होता है ना, इसमें बेटा कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं। इसका मतलब कोलाइडल पार्टिकल के साइज वाइज का कोई लेन देन, इसमें केवल ऑब्जर्व जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है केवल वही दिखती है। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में जो लाइट के पॉइंट्स बनते हैं उन्हीं से हम लोग पार्टिकल्स को काउंट करने की कोशिश करते हैं।
तो ज्यादा डिटेल में क्या करोगे जान के, जब कोर्स में नहीं तो ज्यादा नहीं बात करनी चाहिए, है ना। कोई जीके थोड़ी पढ़ रहा है, तुमको जितना मालूम हो जाए उतना बहुत है। जितना कोर्स में कह उतना पढ़ना चाहिए। जिगमॉन्टी ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी टिंडल इफेक्ट के ऊपर बेस में किया था, लेकिन ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है इसका पार्टिकल के साइज से कोई लेन देन नहीं है। कोलाइडल पार्टिकल चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बस लाइट को स्कैटर कराते हैं, और लाइट को स्कैटर कराने के बाद लाइट्स के छोटे छोटे डॉट्स बनते हैं। उन डॉट्स को काउंट करके आप चाहें तो कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का नंबर निकाल सकते हो। कोलाइडल पार्टिकल नहीं दिखते, जो लाइट्स के डॉट्स दिखते हैं उनके आधार पर निकाल सकते हो। इतना बहुत है और क्या। तो ये टिंडल इफेक्ट है। तो ये बेटा हमने अभी 6 प्रॉपर्टी लिया है। अब आगे हम अगले लेक्चर में 7वीं 8वीं जो भी प्रॉपर्टी होंगी लेंगे। अब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, नंबर डी लेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले कोलाइडल सोल्यूशन पे चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है ये पढ़ेंगे, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।